बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू डिप्स विचुअल क्लास, सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास फर्स्ट ईयर। आई एम मिस सदर। चैप्टर आज हम लोग अपना न्यू स्टार्ट करते हैं। आपकी फ़र्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 3 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकंड को 3 के बाद पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर का नाम है इंजाइम्स। ठीक है, इंजाइम्स के आज हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे इंजाइम्स के। उसके अलावा इंजाइम्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। इंजाइम एक्शन किस तरह परफॉर्म करता है ह्यूमन की बॉडी में, उसके बारे में पढ़ेंगे। कोफैक्टर्स और इंजाइम नॉमेनक्लेचर। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करती हैं इंजाइम की डिस्कवरी देखती हैं। इंजाइम्स को आज से 100 ईयर्स अगो, आज से 100 साल पहले लुइस पास्चर साइंटिस्ट था, एक्सपेरिमेंट वो कर रहा था फर्मेंटेशन के प्रोसेस पे। ठीक है, लेकिन फर्मेंटेशन के प्रोसेस पे जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसने ये देखा कि उसमें कुछ ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस को परफॉर्म कर रही होती हैं। ठीक है, एक्चुअली फर्मेंटेशन का प्रोसेस माइक्रोब्स, यीस्ट और बैक्टीरिया की वजह से हो रहा था, लेकिन उसने ये देखा यीस्ट और बैक्टीरिया में स्पेसिफिक सब्सटेंसेस हैं जो कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर रही है। उन सब्सटेंसेस को उसने नाम दे दिया था फर्मेंट्स का। ठीक है, बाद में इसी के काम पे फर्दर काम किया था किसने? एडवर्ड बुचनर ने। एडवर्ड बुचनर ने क्या किया था कि ईस्ट में से जो खमीर है, जो ईस्ट हमारे पास माइक्रोब्स है, उसमें से सब्सटेंस को क्या किया था, कुछ ऐसे सब्सटेंस को, मालिक्यूल्स को आइसोलेट किया था जिनका काम बिल्कुल इन फर्मेंट्स की तरह था। उसने इन सब्सटेंसेस को नाम दे दिया था जाइमेस कम्प्लेक्स का। ठीक है, यहाँ तक तो उन्होंने ईस्ट में से सब्सटेंसेस को नाम दे दिया था जाइमेस कम्प्लेक्स का, लेकिन इसी जाइमेस कम्प्लेक्स के लिए टर्म इंजाइम्स को यूज़ किया था कोहनी साइंटिस्ट ने। और इंजाइम्स का हमारे पास लिटरली मीनिंग्स जो है उसका मतलब ही क्या होता है, इन ईस्ट, क्योंकि एडवर्ड बुचनर ने उसे ईस्ट में से सब्सटेंसेस को आइसोलेट किया था। इसी वजह से कोहनी ने इसे इंजाइम का नाम दे दिया, मीन्स के इन ईस्ट। तो ये थी हमारे पास इसकी डिस्कवरी। आज से 100 साल पहले लुइस पास्चर ने फर्मेंटेशन का प्रोसेस कर रहा था। उसने ये देखा माइक्रोब्स में स्पेसिफिक सब्सटेंसेस हैं जो कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस परफॉर्म करती हैं। उसने उन सब्सटेंसेस को फर्मेंट्स का नाम दे दिया था। ठीक है, एडवर्ड बुचनर ने ईस्ट की बॉडी में से फर्दर सब्सटेंसेस को आइसोलेट किया था, उसे जाइमेस कम्प्लेक्स का नाम दे दिया था। और फर्दर स्टडी से ये कंफर्म हो गया था फर्मेंट्स और जाइमेस कम्प्लेक्स जो है ये एक ही तरह की चीज़ है। ठीक है, और फिर इसको टर्म इसके लिए इंजाइम्स का नाम कोहनी ने दिया था, और इसे इंजाइम के नाम से याद करती हैं क्योंकि कोहनी जो है हमारे पास इससे इंजाइम्स का लिटरली मीनिंग ही क्या आ जाता है, इन ईस्ट। ठीक है, डिस्कवरी के बाद इसकी मोस्ट सिंपल डेफिनेशन देखें तो इंजाइम्स हमारे पास बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट तो कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो खुद किसी चीज़ में यूज़ नहीं होती लेकिन उस रिएक्शन को स्पीड अप कर रही होती है, तेज़ कर रही होती है। लेकिन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट नाम है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्योंकि ये ऐसे कैटलिस्ट हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रिएक्शन को फास्ट कर रही होती हैं। ठीक है, तो क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हम बायो वर्ड यूज़ करते हैं, इसी वजह से इन कैटलिस्ट को भी हम लोग बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का नाम देते हैं। ठीक है, अब इन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किसकी बॉडी में, लिविंग सेल्स में। ठीक है, विदाउट बीइंग यूज्ड इन द प्रोसेस। कैटलिस्ट इसी वजह से बोलती हैं सिर्फ स्पीड अप करती हैं लेकिन खुद कभी भी प्रोसेस में यूज या कंज्यूम नहीं होती। ठीक है, तो हमारे पास हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास इंजाइम्स हैं ये क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो कि इंक्रीज करती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिविंग सेल्स की बॉडी में, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, इसी वजह से इन्हें बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं और ख़ुद इसमें यूज़ नहीं होते। ठीक है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट या आप सिंपली इसे हम बायो कैटलिस्ट भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें बच्चों, इसका थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देखते हैं कि क्यों इंजाइम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात अपने माइंड में रखें कि विदाउट इंजाइम भी रिएक्शन परफॉर्म हो सकती हैं, लेकिन हमने इसकी डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि ये क्या करती हैं, इंजाइम उन रिएक्शन को स्पीड अप कर देती हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे ये मैं आपको बता रही हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन होकर H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाती हैं। ठीक है,
विदाउट इंजाइम की एब्सेंस में भी ये वाला रिएक्शन होता है, लेकिन उस टाइम 1 घंटे में सिर्फ ये 200 मॉलिक्यूल्स बनाती हैं इंजाइम्स की एब्सेंस में, इंजाइम के बगैर। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को एक इंजाइम जब इसका प्रेजेंस होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, क्योंकि कार्बोनिक एसिड बनता है तो उसके फंक्शन की बेस पे हम इसे नाम दे देते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये वाला रिएक्शन इतना ज़्यादा स्पीड अप तेज़ हो जाता है कि 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बना देता है। आप लोग खुद देखें कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है कि विदाउट एंजाइम भी ये वाला रिएक्शन हो रहा है, लेकिन वहाँ पे 1 घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल, जबकि अगर एंजाइम प्रेजेंस होगा ये वाला रिएक्शन इतना ज़्यादा 10 टाइम 100 टाइम ज़्यादा हो जाता है कि 1 सेकंड के अंदर 6 लाख मॉलिक्यूल बनाना स्टार्ट होता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं एंजाइम्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि विदाउट एंजाइम्स जो हैं कभी भी, विदाउट एंजाइम्स हमारी बॉडी कभी भी ज़िंदा नहीं रह सकती, क्योंकि एंजाइम्स का काम क्या है, हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन जितने भी हमारी बॉडी में हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस कौन सा होता है बच्चों, जो हम फूड लेते हैं, फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस फूड की ब्रेकडाउन होती है, रिजल्ट में लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है, जिस एनर्जी को यूज़ करके हम अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब जब हमारे पास एंजाइम्स नहीं होंगे, हमारा मेटाबॉलिक रेट इतना ज़्यादा स्पीड अप होगा कि वो एक दिन का जो हम खाना खाते हैं उस खाने को हज़म होने के लिए फिर हमारे विदाउट एंजाइम जो है वो सालों या दिन लग जाती हैं, ठीक है, महीने लग जाती हैं। लेकिन एंजाइम की वजह से हमारे एक दिन में ही वो हम लोग 3 टाइम्स खाते हैं और हमारी डाइजेशन पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चैप्टर पे आपके देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन में। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है, एंजाइम्स हमारे पास बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को लिविंग सेल्स की बॉडी में स्पीड अप कर रही होती हैं, लेकिन ख़ुद उसमें यूज़ नहीं होती। ठीक है, अब हर केमिकल प्रोसेस जो है हमारी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो परफॉर्म होता है वो किसकी मदद से हो रहा होता है, एंजाइम्स की मदद से। ठीक है, अब ये जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहे हों, उन सारे केमिकल रिएक्शन को ओवरऑल हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म का हम सिंपली कह सकते हैं कि ये कौन से किसकी मदद से पॉसिबल हो सकती हैं, एंजाइम की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों एंजाइम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिस्कस करूं तो हमारे पास एंजाइम्स का स्ट्रक्चर क्या है कि एंजाइम्स ओवरऑल प्रोटीनिक इन नेचर है। पूरा एंजाइम्स किससे बनी होती है, प्रोटीन से। ठीक है, लेकिन इसका फिर भी थोड़ा सा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाता है। इस प्रोटीन के 2 पार्ट होती हैं, एक एक्टिव साइड, सेकंड जो इसका पार्ट होता है वो कौन सा होता है, इसका सेकंड पार्ट जो होता है एक्टिव साइड के अलावा, उसे हम बोलते हैं फ्रेमवर्क। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क। अच्छा बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क। अब कैसे, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि ये अगर हमारे पास पूरा एंजाइम है, ठीक है, इस एंजाइम की ये जो आपको साइट नज़र आ रही हैं, ये क्या है, दोनों एक्टिव साइट। ये दोनों क्या है, एक्टिव साइट। जबकि ये इस एक्टिव साइट के अलावा बाकी एंजाइम्स का जो सारा पार्ट है, ये कौन सा आ जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क। आई समझ। तो एक्टिव साइट पे अमाइनो एसिड का डिफरेंट सीक्वेंस होता है, क्योंकि प्रोटीन किससे मिलकर बनती है, अमाइनो एसिड से। 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड होती है जिनका नंबर और जिनका सीक्वेंस जो है वो चेंज होकर हमारे पास डिफरेंट टाइप की प्रोटीन होती है। तो एक्टिव साइट पे भी यहाँ पे डिफरेंट अमाइनो एसिड हैं, और ये ही अमाइनो एसिड सब्सट्रेट के साथ क्या करती हैं, हमारे पास कोई भी सब्सट्रेट है उस सब्सट्रेट के साथ ये बॉन्ड बना देती हैं। ठीक है, जब ये सब्सट्रेट के साथ बॉन्ड बनाती हैं तो वो सब्सट्रेट इसकी जगह पे एक्टिव साइट पे फिक्स होता है और फिर वो किस में कन्वर्ट कर देता है, एंजाइम से प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे अमाइनो एसिड का सीक्वेंस स्पेसिफिक होता है, हर एंजाइम्स के अमाइनो एसिड का यहाँ पे एक्टिव साइट पे सीक्वेंस डिफरेंट होता है, इसी वजह से हर एंजाइम हर सब्सट्रेट के लिए चेंज होता है। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने पीछे देखा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के लिए जब वो कार्बोनिक एसिड बनाती है तो एंजाइम सिर्फ और सिर्फ कौन सा यूज़ होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स यूज़ होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को जब उसकी ब्रेकडाउन होती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होती हैं, तो वहाँ पे जो एंजाइम्स यूज़ होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट का
जो एंजाइम्स हैं उसको ही डिग्रेड करने में हेल्प आउट कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास सारा किसके बारे, एंजाइम्स के स्ट्रक्चर के बारे में, कि जो एंजाइम्स का हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है वो ओवरऑल पूरा एंजाइम्स प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। और इसका जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है एंजाइम्स का, उसके दो मेन पार्ट आ जाते हैं, एक फ्रेमवर्क, दूसरा एक्टिव साइट। एक्टिव साइट तो वो वाली हमारे पास मेन रीजन आ जाता है जहाँ पे आके हमारे किसने अटैच होना होता है, सेपरेट नहीं, ये हमारे पास एक्टिव साइट है, ठीक है। बाकी सारा जो एंजाइम है इसके सेकंड पार्ट को क्या बोलेंगे, फ्रेमवर्क। अब अमाइनो एसिड जो है एक्टिव साइट पे वो क्या होती हैं, अपने सेपरेट मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन बाइंड कर देते हैं, बॉन्ड बना देते हैं, इसी वजह से सेपरेट वहाँ पे फिट होता है। और हर एंजाइम्स जो है अपनी एक्टिव साइट की अमाइनो एसिड सीक्वेंस की वजह से हर सेपरेट के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें हम लोग इसके अलावा सेकंड टॉपिक जो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं वो देखते हैं बच्चों के मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम किस तरह अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसके लिए साइंटिस्ट ने डिफरेंट हाइपोथेसिस और थ्योरीज दी थी, जिसमें से दो मोस्ट एक्सेप्टेबल हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि एंजाइम्स लॉक एंड की मॉडल की तरह फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं, जो कि बहुत सिंपल मेथड अभी हम देखते हैं। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं वो इंड्यूस फिट मॉडल की तरह काम कर रही होती हैं, जो कि थोड़ा कम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, ठीक है। तो दो मॉडल हैं एंजाइम्स के एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। पहला है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल नेम इंडिकेट कर रहा है, सिंपल ऐसा मॉडल है। अच्छा बच्चों, एंजाइम लॉक एंड की मॉडल बिल्कुल किस तरह है, जिस तरह लॉक में हम स्पेसिफिक की, आपको पता है ताला जो है हर टाइप की चाबी से नहीं खुल सकता, हर ताले के लिए एक स्पेसिफिक चाबी होती है, ठीक है। इसी तरह जो एंजाइम है वो भी किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ, एंजाइम यहाँ पे लॉक की तरह काम कर रहे हैं, ताले की तरह, और जो हमारे पास सबस्ट्रेट है, ठीक है, वो किसकी तरह काम कर रहा होता है, हमारे पास चाबी की तरह। क्योंकि जब सबस्ट्रेट आके स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, जैसे हर लॉक की स्पेसिफिक चाबी होती है, इसी तरह यहाँ पे स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आके एंजाइम्स की एक्टिव साइट पे जो कि फिक्स हो सकता है वो आके यहाँ पे अटैच होता है, और उसके बाद एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है, एंजाइम उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के काबिल होता है, ठीक है। तो इस मॉडल को, लॉक एंड की मॉडल को सबसे पहले फिशर साइंटिस्ट ने 1890 में जो है इसको प्रपोज किया था, इस मॉडल को, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यही है बच्चों कि एंजाइम्स जो हमारे पास होता है उसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है जो कि अपने सबस्ट्रेट में एग्जैक्टली फिट हो सकती है, ठीक है। बिल्कुल इमेजिन हम यहाँ पे इसे किस तरह करेंगे, लॉक एंड की मॉडल की तरह। मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे पास क्या है, एंजाइम, ठीक है, ये एंजाइम है, और सबस्ट्रेट ये है हमारे पास, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे ये वाले आके इसमें वही फिट हो सकते हैं जिनकी शेप इस सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट के अकॉर्डिंग है। जब ये एक दूसरे के साथ फिट होंगे हमारे पास क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे सबस्ट्रेट एक अटैच हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा, ये हमारे पास क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स हम वैसे भी एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सबस्ट्रेट थे। अब यहाँ पे देखें दो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोडक्ट्स में ये दो छोटे मॉलिक्यूल रिएक्शन में ऐड होती हैं और इससे एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलके मैक्रो मॉलिक्यूल। तो ये एंजाइम अब क्या करेगा, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और उसे कन्वर्ट कर देगा किसमें, प्रोडक्ट्स में। लेकिन अब क्या होगा बच्चों, जब प्रोडक्ट्स बन जाएगा, एंजाइम्स जो है दोबारा से रिलीज हो जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे अगले रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, यूज़ होने के लिए, जबकि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे इस फॉर्म में बन जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, प्रोडक्ट्स के दो छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल। अगर यहाँ पे ये दो ग्लूकोज हैं, ठीक है, तो ये ग्लूकोज मिलकर यहाँ पे क्या बना देंगे, पॉलीसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट्स। तो सिंपल यहाँ पे ये बात मैं आपको बता रही हूँ कि हर एंजाइम यहाँ पे लॉक की तरह काम कर रहा है, ठीक है, और सबस्ट्रेट यहाँ पे की तरह काम कर रहे हैं,
ठीक है। जब हम इस की को फिक्स करेंगे इस लॉक में, ये की क्या करेगा, इस लॉक में कुछ चेंजेस लाएगा, यानी इसे एक्टिव कर देगा। जब ये एक्टिव हो जाएगा हमारे पास इंजाइम्स, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इंजाइम सब्सट्रेट कम्प्लेक्स, और फिर ये इंजाइम फंक्शनल होके इस प्रोडक्ट्स को, इस सब्सट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट्स में। और जब प्रोडक्ट्स बन जाएगी, ये प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाएगी और इंजाइम्स भी दोबारा से नेक्स्ट रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी बुक की डायग्राम से भी ये देखें, ये हमारे पास क्या है, एंजाइम, इसकी ये एक्टिव साइट है। और आप देखें कि एक्टिव साइट के शेप वाली हमारे पास आके इसमें क्या अटैच हो रहा है, सब्सट्रेट। ठीक है, ये सब्सट्रेट जब इसमें अटैच हो जाएगा, फिट हो जाएगा, तो इंजाइम सब्सट्रेट कम्प्लेक्स बन जाएगा। इंजाइम सब्सट्रेट कम्प्लेक्स बनने की वजह से इंजाइम फंक्शनल हो जाएगा और इस प्रोडक्ट सब्सट्रेट को कन्वर्ट कर देगा किस में, प्रोडक्ट्स में। जब प्रोडक्ट्स बनेगी तो ये प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाएगी और इंजाइम दोबारा से अपना फंक्शन परफॉर्म, नेक्स्ट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखें कि एक्टिव साइट यहाँ पे रिजिड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आती, बल्कि इसमें एक्टिव साइट के अकॉर्डिंग ही इसमें आके सब्सट्रेट अटैच होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास किसके बारे में, लॉक एंड की मॉडल के बारे में। तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आप इमेजिन करें कि जो हमारे पास एंजाइम है वो लॉक की तरह है, जबकि जो सब्सट्रेट है वो की तरह है। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे कि हमें पता है हर स्पेसिफिक की जो है वो स्पेसिफिक लॉक को ओपन करती है, इसी तरह स्पेसिफिक सब्सट्रेट एंजाइम के साथ आके अटैच होगा, उनके दरमियान बॉन्डिंग होगी और फिर एंजाइम्स उसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के काबिल होगा। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के एक्टिव साइट रिजिड है, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोई चेंजेस नहीं आती, वो अपने आप को सब्सट्रेट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करती, बल्कि सब्सट्रेट स्पेसिफिक उसकी ऐसा सब्सट्रेट आके अटैच होता है जो कि उसकी शेप में फिट हो सके। ठीक है, तो ये था सारा हमारे पास किसके बारे में, लॉक एंड की मॉडल के बारे में। लॉक एंड की मॉडल ये पहला हाइपोथेसिस था जो कि प्रपोज हुआ था। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल हमारे पास मॉडल था, इसमें बहुत सारी ड्रॉबैक भी थे, इसी वजह से साइंटिस्ट ने न्यू मॉडल को प्रपोज किया था, जो कि हमारे पास कौन सा है, न्यू मॉडल हमारे पास कौन सा है, इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। ठीक है, इस हाइपोथेसिस के बारे में बच्चों पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एंजाइम सब्सट्रेट कम्प्लेक्स जो हमारे पास आज इंड्यूस फिट मॉडल, इसमें हमारे पास ये एंजाइम्स है। यहाँ पे एंजाइम्स की दो मेन साइट हैं, एक कैटालिटिक साइट है, एक कौन सी साइट है, कैटालिटिक साइट, और सेकंड जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है वो कौन सी है, बटरेसिंग साइट। बटरेसिंग साइट। अब इन दोनों साइट का क्या काम है, कैटालिटिक साइट तो सिंपल क्या करते हैं कि जो सब्सट्रेट इसके साथ आके अटैच होता है, उस सब्सट्रेट में जो उसके पुराने बॉन्ड हैं उनको तोड़ता है और उसमें न्यू बॉन्ड बनाता है ताकि स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बन सके। ठीक है, जबकि बटरेसिंग साइट ऐसी साइट है जो कि एंजाइम्स पे सब्सट्रेट को अटैच होने के लिए साइड जगह देती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस एंजाइम्स में अगर आप लोग देखें, दोबारा मैं बताती हूँ बच्चों कि लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, लॉक एंड की मॉडल इंड्यूस फिट मॉडल के अकॉर्डिंग एंजाइम्स पे दो मेन साइट्स होती हैं, एक होती है कैटालिटिक साइट, दूसरी है बटरेसिंग साइट। कैटालिटिक साइट वो वाली साइट है जिसपे सब्सट्रेट, कैटालिटिक साइट क्या करती है, सब्सट्रेट के जो पुराने बॉन्ड हैं उनको तोड़ती है और नए बॉन्ड बनाती है ताकि हमारे पास प्रोडक्ट्स बन सके। ठीक है, जबकि जो बटरेसिंग साइट है, बटरेसिंग साइट सिंपल क्या करता है कि उस जो हमारे पास सब्सट्रेट है उसको एंजाइम्स के साथ बटरेसिंग साइट पे आके अटैच होता है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास कौन सी है, ये वाली जो आपको नज़र आ रही है ये बटरेसिंग साइट है, यानी वो वाली साइट जिस पे आके हमारे पास सब्सट्रेट अटैच होगा। ठीक है, और ये वाली जो आपको नज़र आ रही है ये कौन सी साइट है, हमारे पास कैटालिटिक साइट। ठीक है, अब क्या होगा, सब्सट्रेट हमारे पास ये स्पेसिफिक सब्सट्रेट है, जब ये आके इसके साथ अटैच होगा इसकी बटरेसिंग साइट पे, तो हमारे पास जो एक्टिव साइट है वो थोड़ी सी चेंज कर देगा अपनी शेप में और हमारे पास कैसे आ जाएगा, इस तरह।
यहाँ पे हमारे पास बटरेसिंग साइट के साथ हमारा प्रोडक्ट सब्सट्रेट अटैच था, और जो हमारे पास एक्टिव साइट है वो इसके साथ आके अपनी एंजाइम की शेप चेंज करके सब्सट्रेट के दूसरी साइड पे आके अटैच हो जाएगी। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एंजाइम सब्सट्रेट कम्प्लेक्स। ठीक है, एंजाइम सब्सट्रेट कम्प्लेक्स जब बनेगा तो अब ये एक्टिव साइट फंक्शन क्या करेगी, इस सब्सट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेगी। सब्सट्रेट हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स था, तो जब ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा 2 छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आ जाएगा। जब हमारे पास हमारा सब्सट्रेट जो हमारा प्रोडक्ट्स बन जाएगा तो एंजाइम्स दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे अलग हो जाएगा और किसी नए रिएक्शन के लिए यूज़ होगा। तो मेन चीज़ यहाँ पे देखें, यहाँ पे एंजाइम्स की एक्टिव साइट क्या हो रही है बच्चों, अपनी शेप को चेंज कर रही है, यानी फ्लेक्सिबल है, जबकि लॉक एंड की मॉडल में वो अपना शेप को चेंज नहीं करती। ठीक है, जबकि एक्टिव लॉक एंड की मॉडल में वो अपनी शेप को चेंज नहीं करता, अपना एक्टिव साइट एंजाइम जैसा रिएक्शन में स्टार्ट से यूज़ होता है लास्ट में वैसा ही बिल्कुल रिलीज हो जाता है। ठीक है, जबकि हमारे पास इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस में, इसे इंड्यूस्ड फिट का नाम, इंड्यूस का मतलब क्या होता है, एक्टिवेट करना, यानी फिट होने के बाद ये एंजाइम को इंड्यूस कर लेता है, एक्टिवेट कर लेता है, ताकि वो प्रोडक्ट्स बनाए और दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चला जाए। तो यही 2 मेन डिफरेंस था। देखें यहाँ पे एंजाइम स्टार्ट में ही जैसा रिएक्शन सारे में यूज़ होता है लास्ट में भी वैसे ही रिलीज हो जाता है, जबकि इंड्यूस्ड फिट में जैसा कि मैंने आपको अलग ये वाला बताया है, इसमें जैसा ये स्टार्ट में इस्तेमाल होता है, दरमियान में ये अपनी शेप को चेंज करता है, और जब प्रोडक्ट बन जाता है तो फिर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को दोबारा से अटेन कर लेता है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा ये सिंपल सा मेथड दिया हुआ है, आप अपनी बुक में देखिए, ये हमारे पास एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है। अब इसकी एक्टिव साइट और प्रोडक्ट्स जो हमारे पास सब्सट्रेट है इसकी शेप में चेंज है। ठीक है, जब ये सब्सट्रेट आके इसकी एक्टिव साइट पे अटैच होगा तो ये एंजाइम्स अपनी एक्टिव साइट पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी चेंजेस लाके किसके अकॉर्डिंग अपनी शेप कर देगा, सब्सट्रेट के अकॉर्डिंग, ताकि इसमें सब्सट्रेट फिट हो। तो ये एंजाइम सब्सट्रेट कम्प्लेक्स होगा, जब ये प्रोडक्ट्स बना देगा तो दोबारा से एंजाइम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रिलीज हो जाएगा। तो ये था हमारे पास इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। थोड़ा सा आपकी बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं, इसको प्रपोज किया था किसने, हमारे पास कॉशलैंड ने किया था। ठीक है, और हमारे पास इसके अकॉर्डिंग क्या है, इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस को हैंड ग्लव मॉडल भी कहती हैं। ठीक है, क्यों से हैंड ग्लव मॉडल कहते हैं, क्योंकि देखें यहाँ पे ग्लव की तरह कौन काम कर रहा है, हमारे पास एंजाइम्स जो है वो ग्लव की तरह काम कर रहा है, जबकि हमारे पास सब्सट्रेट जो है वो क्या है, हैंड की तरह है। जब हम लोग अपने हाथ पे ग्लव्स को लगाते हैं तो ग्लव्स हमारे हाथों के अकॉर्डिंग अपनी शेप को चेंज कर लेता है, बिल्कुल इसी तरह, यानी जो हम लोग ग्लव्स पहनते हैं अपनी हैंड पे वो हमारी हैंड फिंगर्स के मुताबिक अपनी शेप को चेंज कर लेता है, इसी तरह एंजाइम भी सब्सट्रेट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर देते हैं। तो ये थे हमारे पास 2 मेन मॉडल, जिसके मुताबिक जो है कुछ साइंटिस्ट अभी तक यही बिलीव कर रहे हैं कि एंजाइम सिंपल लॉक एंड की मॉडल की तरह काम करते हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहती हैं कि हमारी बॉडी में एंजाइम इनएक्टिव अपनी शेप चेंज करती हैं, जब वो सब्सट्रेट के साथ अटैच होती है अपनी चेंजेस ला के बिल्कुल इंड्यूस्ड फिट मॉडल की तरह काम कर रही होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसके बाद देखा जाए, एंजाइम्स के डिफरेंट मैकेनिज्म के बारे में बताया है कि 3 मेजर मैकेनिज्म है जिसके अकॉर्डिंग एंजाइम हमारी बॉडी में काम कर रहा होता है। एक तो ये अभी मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास एंजाइम इनएक्टिव होते हैं, नॉन फंक्शनल होती हैं, और सब्सट्रेट अलग होती हैं। जब उसके साथ सब्सट्रेट अटैच होती हैं एंजाइम सब्सट्रेट कम्प्लेक्स बन जाता है। बच्चों ये बात याद रखनी है, एंजाइम सब्सट्रेट कम्प्लेक्स जब बनेगा ये ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट कौन सी स्टेट होती है, जो टेम्पररी थोड़े से वक्त के लिए बनती है। ये कब तक ये वाली स्टेट बनेगी, जब तक के जो सब्सट्रेट है वो प्रोडक्ट्स में चेंज ना हो जाए। जैसे ही प्रोडक्ट्स बनेगा ये वाली जो हमारे पास स्टेट है ये भी चेंज हो जाएगी और दोबारा से एंजाइम रिलीज होकर प्रोडक्ट्स को भी रिलीज कर देगा। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे यही बताया हुआ है रिएक्शन मैकेनिज्म के एंजाइम्स कैसे अपना रिएक्शन परफॉर्म करती हैं, वो कैसे अपना रिएक्शन परफॉर्म करती हैं।
ठीक है। वो कैसे अपना रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल इसी तरह कि एंजाइम के साथ आके सब्सट्रेट अटैच होती हैं। अब चाहे वो लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग आके अटैच हो, चाहे इंड्यूस फिट मॉडल के अकॉर्डिंग, रिजल्ट पे क्या बन जाएगा, एंजाइम सब्सट्रेट कम्प्लेक्स। ठीक है, एंजाइम सब्सट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा तो हमारे पास एंजाइम एक्टिवेट हो जाती हैं। एक्टिवेट होके वो क्या करती हैं, हमारे रिएक्शन, हमारे सब्सट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देती हैं, प्रोडक्ट्स में। ठीक है, जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती हैं तो ये एंजाइम सब्सट्रेट कम्प्लेक्स ख़त्म हो जाती है, ये वाली स्टेज, और एंजाइम भी रिलीज़ हो जाता है और प्रोडक्ट्स भी रिलीज़ हो जाता है। ये सारा था हमारे पास क्या, हमारे रिएक्शन मैकेनिज़्म के बारे में। ठीक है, तो दोबारा से ये बता रही हूँ। और ठीक है बच्चों, समझ आ गई इस बात की कि हमारे पास एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में सब्सट्रेट फर्स्ट पहले बाइंड हो जाता है एंजाइम की एक्टिव साइट पे। ठीक है, एंजाइम की एक्टिव साइट पे पहले वो बाइंड हो जाता है, फिर एंजाइम सब्सट्रेट कम्प्लेक्स बन जाता है, फिर सब्सट्रेट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट्स में, और फिर प्रोडक्ट्स फाइनली वहाँ से रिलीज हो जाती है और एंजाइम भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है। इस डायग्राम में यही बात बताई हूँ, ये बिल्कुल मुश्किल डायग्राम नहीं है। ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है, इसके साथ आके हमारा सब्सट्रेट अटैच होगा। जब ये सब्सट्रेट इसके साथ अटैच होगा, एंजाइम्स इस सब्सट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेगा और हमारे पास प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा और एंजाइम भी दोबारा से नया प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होगा। ठीक है, सेकंड चीज़ यहाँ पे मॉलिक्यूल ज्योमेट्री की बात आ जाती है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल ज्योमेट्री का यहाँ पे यही बताए हुए बच्चों कि हमारी एक्टिव साइट, एंजाइम की एक्टिव साइट पे बिल्कुल की तरह वहाँ पे कोई स्पेसिफिक आके उसका सब्सट्रेट अटैच होता है। ठीक है, हर एंजाइम के लिए उसका जो सब्सट्रेट होता है वो स्पेसिफिक होता है, और इसका रीज़न मैंने आपको भी पीछे बताया है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उस पर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, प्रोटीन किससे मिलकर बनती है, अमाइनो एसिड से। 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड है। ये 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड नंबर और सीक्वेंस में चेंज होकर हमारे पास डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स बनाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हर एंजाइम के एक्टिव साइट पे डिफरेंट अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, और ये डिफरेंट अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिफरेंट टाइप के सब्सट्रेट के साथ बॉन्डिंग बनाता है और फिर उसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि हर एंजाइम अपने एक्टिव साइट के अमाइनो एसिड की वजह से अपने सब्सट्रेट, हर सब्सट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है। ठीक है, जब एक दफ़ा एंजाइम अपनी शेप को थोड़ी चेंज कर देता है, ठीक है, तो अब क्या हो जाता है, सब्सट्रेट एक्टिव साइट को थोड़ा चेंज करती हैं और उसे कन्वर्ट कर देती है, एंजाइम उसे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अच्छा बच्चों, दो टाइप के मैकेनिज्म हो रही होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, एक एनाबॉलिक एक कैटाबॉलिक, आपको पता है। एक में क्या होता है, हमारे पास छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होती हैं और वो बड़े मॉलिक्यूल बनाती हैं। ठीक है, और एनाबॉलिक रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं। एक कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है जिसमें बड़े मॉलिक्यूल टूटते हैं और वो छोटे मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, कन्वर्ट होती हैं। अब बच्चों, अगर हमारे पास बड़े मॉलिक्यूल को टूट के छोटे मॉलिक्यूल बनाना है तो एंजाइम की एक्टिव साइट क्या करेगी, उन बड़े मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स हैं उनको स्ट्रेच करेगी, खींचेगी। क्यों खींचेगी, ताकि ये छोटे मॉलिक्यूल्स के इनके बॉन्ड ब्रेक डाउन हो और ये छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, और अगर छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल बनाना है तो एंजाइम्स क्या करेगा कि इन दो छोटे मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इनको करीब ला के इनके बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा ताकि ये बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो सके। तो हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आपको मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में यही बताई है कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, जो शेप है हमारे एंजाइम की एक्टिव साइट की, वो सब्सट्रेट के अकॉर्डिंग काम कर रही होती है। अगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स यानी एनाबॉलिक रिएक्शन में स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल बनाने हैं तो एंजाइम्स क्या करेगा, उनको एक दूसरे के करीब ला के उनमें बॉन्ड की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करेगा। और अगर बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल बनाने हैं जो कि कैटाबॉलिक रिएक्शन में होता है तो उस टाइम एंजाइम्स क्या करेगा, उन बड़े मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्ड को खींच के एक दूसरे से स्ट्रेच करके उसमें से बॉन्ड को तोड़ देगा ताकि छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी है कि जो हमारे पास एंजाइम की एक्टिव साइट होती है उसकी कंडीशन, उसकी पीएच, उसका टेम्परेचर, ठीक है, ये सारी कंडीशन उसकी आउटसाइड इन्वायरमेंट से चेंज होती है। जब एंजाइम सब्सट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा तो एक्टिव साइट उस सब्सट्रेट को डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट पीएच, डिफरेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा ताकि ये अपना फंक्शन अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकें।
ठीक है। ये सारा था हमारे पास इसकी ज्योमेट्री के बारे में, और ये सारी चीज़ें आपको उनके मॉडल्स में ये सारा कुछ लॉग की मॉडल एंड सेपरेट कम्प्लेक्स इंड्यूस फिट मॉडल में ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि पहले रिएक्शन मैकेनिज्म में पहले वो एक दूसरे के साथ मिलती हैं, सेपरेट एंजाइम, फिर सेपरेट एंजाइम कम्प्लेक्स बनाती हैं, फिर प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। सेकेंड चीज़ में यही बताया है, दो टाइप के रिएक्शन है, एक कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्योंकि बड़ा मालिक्यूल छोटा तोड़ना है, तो जब एंजाइम्स अब क्या करेगा कि उसके दरमियान कैटाबॉलिक में वो जो हमारे पास लार्ज मालिक्यूल है उनके दरमियान बॉन्ड को ब्रेक करेगा ताकि वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाए। और अगर एनाबॉलिक रिएक्शन है तो एंजाइम्स की एक्टिव साइट ही क्या करेगी, जब एंजाइम सेपरेट कम्प्लेक्स बनेगा तो वो क्या करेगी, उसके दरमियान बॉन्ड को स्ट्रेच करेगी ताकि प्रेशर की वजह से एंजाइम बॉन्ड टूटे और वो प्रोडक्ट्स में स्मॉल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सके। ये सारी थी हमारी इसकी दो कंडीशन। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इसकी कौन सी है, एनर्जी चेंजेस। ठीक है, इस चीज़ को आप गौर से समझें। यहाँ पे हमारे पास इसकी इसमें यूज़ होता है यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी जो किसी भी सबस्ट्रेट को चाहिए होती है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, यानी मिनिमम एनर्जी। अगर इस मॉलिक्यूल की मिनिमम एनर्जी 5 है तो जब इसे 5 एनर्जी पूरी मिलेगी तो ये फिर इस काबिल होगा सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो सके। अगर इस मिनिमम एनर्जी से कम एनर्जी 4 है, 3 है, 2 है ये मिलेगी तो ये सबस्ट्रेट कभी भी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। इसको थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में ये माइंड में रखें कि मिनिमम एनर्जी जो किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, यहाँ पे कैसे हैं, जैसा कि ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं डिफरेंट। इस मॉलिक्यूल की एनर्जी 2 है, इसकी 3 है, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, विदाउट एंजाइम, जब एंजाइम एब्सेंट होता है तो अगर हमारे पास मिनिमम एनर्जी यहाँ पे 4 है, ठीक है, मिनिमम एनर्जी, तो वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनकी 4 या 4 से ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है वो इस एनर्जी को यूज़ करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे ये 4 वाला ख़ुद भी मिनिमम एनर्जी इसे 4 ही चाहिए होती है और मिनिमम इसके 4 इसे मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा 5 वाला क्योंकि मिनिमम 4 इसकी मिनिमम 5 है, ठीक है, लेकिन ये 4 पे भी क्या करेगा, अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकेगा। ठीक है, क्योंकि 5 इसकी लास्ट स्टेज है लेकिन इसे जब 4 मिल रही है फिर भी ये एक्टिवेट हो सकेगा। 6 वाला, 7 वाला, 8 वाला ये इस मिनिमम एनर्जी 4 को यूज़ करके, क्योंकि कम इतनी है जबकि इन्हें इससे ज़्यादा चाहिए, ये इजीली ले सकती हैं। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स कितने बन जाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5 प्रोडक्ट्स, ये विदाउट एंजाइम से। ठीक है, यानी इतने सारे मॉलिक्यूल्स में मिनिमम एनर्जी थोड़ी इतनी थी तो 3, 2, 1 ये वाले कभी भी हमारे पास। ठीक है, तो अब जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी 3, 2, 1 है तो क्योंकि मिनिमम 4 यहाँ पे है तो वो कभी भी उनकी एक्टिवेशन एनर्जी इस रेंज में पूरी नहीं आ रही तो वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। लेकिन जब यहाँ पे एंजाइम होगा, ठीक है, एंजाइम क्या करेगा, वो वाले रिएक्शन भी जिनकी मिनिमम एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है उनको भी एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज लाएगा। जैसे 2 और 3 को भी जब इसके साथ आके बाइंड करेंगे तो ये भी फिर इजीली एक दूसरे के साथ मिलकर प्रोडक्ट्स बना सकती हैं। तो यहाँ पे इस बात को समझाने का मेन पर्पज़ यही है कि हमारे पास एंजाइम्स क्या करता है, किसी भी एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को हमारे पास एंजाइम्स क्या करती हैं, लो करती हैं। वैसे हमारी बॉडी में हमारे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है विदाउट एंजाइम, लेकिन एंजाइम क्या करती हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को इजीली एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करवा देती हैं मिला के, और उनको फिर एक्टिवेशन एनर्जी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे मैं आपको ग्राफ से थोड़ा समझाती हूँ बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में कि ये हमारे पास क्या है, ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी, किसकी पोटेंशियल एनर्जी है, जो मॉलिक्यूल्स की है। और सेकंड चीज़ यहाँ पे कौन सी हम लोग देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के अलावा यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास लिमिट है। अब देखें
किसी भी एंजाइम को एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे ये चीज़ आपको बता रही हूँ, एंजाइम कब हमारे पास एंजाइम के साथ आके सब्सट्रेट उसका अटैच होगा, एंजाइम के साथ कब उसका सब्सट्रेट आके अटैच हो जाएगा, जब उनके पास उनकी प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी होगी। ठीक है, अगर जब उन्हें प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी तो हमारे पास एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि विदाउट एंजाइम, किसी भी एंजाइम और सब्सट्रेट जब आपस में मिलेंगे एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, उसके लिए उन्हें क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। लेकिन ये वाला रिएक्शन अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो उनकी एनर्जी को एंजाइम क्या कर देगा, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देगा और वो ईजीली एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ बता रही हैं कि एंजाइम क्या करते हैं, किसी भी एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग भी बच्चों यही बताया हुआ है, आपकी बुक में सारे इसी बारे में बताया हुआ है। एग्जाम्पल एक दी हुई है H2O2 यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो हैं विदाउट एंजाइम्स कितनी एनर्जी लेंगे, 86 किलो जूल एनर्जी लेंगे, फिर ये इस काबिल होंगे एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना के फिर ये प्रोडक्ट बना सकें। ठीक है, लेकिन विद एंजाइम अगर यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होगा तो वो एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी के बजाय इनको 1 किलो जूल मालिक्यूल की एनर्जी में भी एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने में ये हेल्प आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई हुई है एनर्जी चेंजेस को। यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास क्या है, एंजाइम और सब्सट्रेट जब आपस में मिलेंगे, जब इनको स्पेसिफिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम की प्रेजेंस में एब्सेंस में जब मिलेगी तो वो एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, वो एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, लेकिन जब एंजाइम की प्रेजेंस में ये एनर्जी उन्हें कम चाहिए होगी और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स में। यहाँ पे यही बताया ये एक्टिवेशन एनर्जी है, जबकि एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम है। यहाँ पे भी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी लेकिन एंजाइम की वजह से वो वाली एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इस बात की समझ आइए बच्चों, यही सारी चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। इसे अच्छी तरह इन सारे पैराग्राफ को पढ़ना है, अगर ना समझ आए तो आप लोग मुझसे अच्छी तरह से पूछें। ठीक है, और मैंने ट्रांजिशन नेक्स्ट अब जाती हैं, हम देखते हैं कोफैक्टर्स को। कोफैक्टर्स से भी पहले हम लोग ये देख लेते हैं केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स, क्योंकि कोफैक्टर्स किस में आ जाता है, केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स में। एंजाइम्स बच्चों दो टाइप्स के होती हैं, एक सिंपल एंजाइम, दूसरा कंजुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम वो वाली होती हैं जो सारे के सारे प्रोटीन से बने होती हैं, उस प्रोटीन के साथ कोई भी नॉन प्रोटीनिक पार्ट प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, जैसे ट्रिप्सिन और पेप्सिन। ट्रिप्सिन और पेप्सिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन पे काम कर रही होती हैं। ये सारे के सारे सिंपल एंजाइम है, सारे सिर्फ प्रोटीन से बनी होती हैं, यानी कि इनको एक्टिवेशन के लिए किसी दूसरे ग्रुप की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ही एक्टिवेटेड होते हैं जब भी रिलीज होता है, आके फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, जबकि कंजुगेटेड एंजाइम, कंजुगेटेड वर्ड हम किसी भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जब वो एक जगह मिलकर कोई काम परफॉर्म करती हैं। तो एंजाइम ऐसे एंजाइम जिसमें प्रोटीनिक पार्ट के साथ उसको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कोई नॉन प्रोटीनिक पार्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंजुगेटेड एंजाइम। यहाँ पे जो प्रोटीनिक पार्ट है उसे हम एपो एंजाइम्स बोलेंगे, और जो नॉन प्रोटीनिक पार्ट है जिसकी ज़रूरत है एपो एंजाइम के साथ उसे हम कोफैक्टर्स बोलेंगे। दोबारा मैं बता रही हूँ, दो टाइप के एंजाइम्स होती हैं, एक है सिंपल एंजाइम, दूसरा कंजुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम सारे के सारे, जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया था, सारा एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीनिक इन नेचर का होता है। ठीक है, तो जब ये पूरा एंजाइम प्रोटीनिक इन नेचर का होगा सारा, इसमें किसी ऐसे ग्रुप की हमें ज़रूरत नहीं है जो नॉन प्रोटीनिक हो, जो इसे एक्टिवेट करे। ये प्रोटीनिक पार्ट पे कंसिस्ट करता है और प्रोटीनिक पार्ट ये एक्टिवेट होता है, जैसे ट्रिप्सिन और पेप्सिन की बहुत सिंपल है, सिर्फ प्रोटीन पे कंसिस्ट करती हैं। जबकि कंजुगेटेड एंजाइम वो वाले हैं, यहाँ पे भी बच्चों एंजाइम प्रोटीन से ही बना होता है, लेकिन ये वाला जो प्रोटीनिक एंजाइम है ये नॉन फंक्शनल होता है, उस वक्त तक अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक कि इसके साथ नॉन प्रोटीनिक पार्ट आके अटैच ना हो, आके इसको एक्टिवेट ना कर सके।
ठीक है। तो प्रोटीनिक पार्ट एंजाइम्स को एपो एंजाइम्स बोलते हैं, जो कि नॉन फंक्शनल होता है, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक कि उसके साथ नॉन प्रोटीनिक पार्ट जिसे कोफैक्टर्स बोलते हैं वो आके अटैच ना हो, ठीक है। तो यही चीज़ बताई ये एपो एंजाइम्स क्या हैं, जो कि नॉन फंक्शनल जो प्रोटीनिक पार्ट है, और कोफैक्टर जो कि हमारे पास नॉन प्रोटीनिक पार्ट है वो, और एपो एंजाइम जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम्स, ठीक है। और जब होलो एंजाइम्स हमारे पास बनता है फिर ये इस काबिल होता है कि ये फंक्शन परफॉर्म कर सके। एपो एंजाइम्स क्या है, नॉन फंक्शनल, जैसा कि मैंने बताया है प्रोटीनिक पार्ट एपो एंजाइम्स है जो कि नॉन फंक्शनल है। दूसरा कोफैक्टर से, कोफैक्टर्स भी इस एपो एंजाइम्स के अलावा क्या होगा, नॉन फंक्शनल। लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे ये होलो एंजाइम्स बनाएंगे। होलो वर्ड हम यूज़ ही कंप्लीट के लिए करते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे, कंप्लीट हमारे पास स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर ये इस काबिल होंगे अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें। यहाँ पे हम किस चीज़ को देख रहे हैं, कोफैक्टर्स। आपकी बुक में क्या बताया हुआ है, कोफैक्टर्स। अच्छा बच्चों, कोफैक्टर्स से आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसी प्रोसेस को, देखते हैं बच्चों। जैसा कि मैंने अभी पीछे वीडियो में आपको बताया था, केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम। एंजाइम दो टाइप के हैं, या तो फुल प्रोटीन से बने होती हैं जिसे सिंपल एंजाइम बोलती हैं, और ये फंक्शनल एंजाइम होती है, मतलब फंक्शन इजीली विदाउट किसी नॉन प्रोटीनिक पार्ट के परफॉर्म कर रही होती है, यानी इन्हें एक्टिवेट होने के लिए किसी भी दूसरे ग्रुप की ज़रूरत नहीं होती। सेकेंड कंजुगेटेड मालिक्यूल्स हैं। कंजुगेटेड एंजाइम है ये वो वाले एंजाइम हैं जिसको एक्टिवेट होने के लिए किसी नॉन प्रोटीनिक पार्ट या किसी दूसरे ग्रुप की ज़रूरत होती है। तो बने ये प्रोटीन से ही होती हैं लेकिन नॉन फंक्शनल होती हैं। ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन वाले और नॉन फंक्शनल है विदाउट किसी दूसरे ग्रुप के, इसे हम एपो एंजाइम्स बोलेंगे। और इसके साथ जो नॉन प्रोटीनिक पार्ट दूसरा ग्रुप चाहिए होता है इसकी एक्टिवेशन के लिए, उसे कोफैक्टर्स बोलेंगे, ठीक है। और एपो एंजाइम और कोफैक्टर्स दोनों मिलकर हमारे पास होलो एंजाइम बनाएंगे और ये होलो एंजाइम फंक्शनल होती है, ठीक है। अब कोफैक्टर्स को देखें। कोफैक्टर्स सिंपल में ये बताती हूँ कि कोई भी नॉन प्रोटीनिक पार्ट जो कि एटम, ग्रुप ऑफ एटम या ऐसे मॉलिक्यूल पे कंसिस्ट करता है जो कि किसी भी एंजाइम्स के साथ अटैच हो के उसकी शेप को चेंज करती हैं, उसे एक्टिवेट करती हैं ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। सिंपल यही सारी बात बताई हुई है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे एटम्स हैं या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो किसी भी एंजाइम के साथ अटैच होती हैं, उसकी शेप को चेंज करती हैं और उसको कन्वर्ट कर देती हैं किसमें, उसको एक्टिवेट करती हैं ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें। तो दो टाइप के कोफैक्टर्स होती हैं, एक ऑर्गेनिक और दूसरे इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में तीन मेन चीज़ें होती हैं बच्चों, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, ये सारे हमारे पास ऑर्गेनिक हैं। प्रोटीन तो हमारे पास एंजाइम बना हुआ है। इस प्रोटीन के अलावा नॉन प्रोटीनिक जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, यानी प्रोटीन के अलावा लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इन तीनों में से जो हमारे पास कोफैक्टर्स बने होती हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर प्रोटीन नहीं होते, यानी हम बोलेंगे नॉन प्रोटीनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, वो क्या बना देते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, ठीक है। अब बच्चों ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीनिक पार्ट है ये एंजाइम्स के साथ लूजली अटैच होता है। लूजली मतलब ढीला सा अटैच होता है, जब ये फंक्शन परफॉर्म कर देता है दोबारा से वहाँ से रिमूव हो जाता है, टेम्पररी अटैच होता है, ठीक है। तो वो वाले हमारे पास कोफैक्टर्स जो एंजाइम्स के साथ टेम्पररी अटैच होती हैं थोड़े टाइम के लिए और फिर रिमूव हो जाती हैं, उन्हें हम बोलती हैं कोएंजाइम्स। उन्हें क्या बोलती हैं, कोएंजाइम्स। इस चीज़ को दोबारा से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कोफैक्टर्स दो टाइप के हैं, एक हमारे पास ऑर्गेनिक कोफैक्टर, दूसरे इनऑर्गेनिक मेटालिक एंजाइम्स या इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कोफैक्टर सारे वो वाले आ जाते हैं जो नॉन प्रोटीनिक सब्सटेंसेस जैसे लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स या न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, लेकिन प्रोटीन नहीं हो सकता क्योंकि प्रोटीन वाला पार्ट तो हमारे पास एपो एंजाइम्स वाला है, ठीक है। तो अब ये जो ऑर्गेनिक हमारे पास आ जाती हैं कोफैक्टर्स, ये किसी भी एंजाइम के साथ टेम्पररी आके अटैच होती हैं थोड़े से टाइम के लिए, ठीक है। और ये अटैच हमारे पास थोड़े से टाइम के लिए अटैच होती हैं। जब ये एंजाइम को एक्टिवेट कर लेती हैं उससे दोबारा रिमूव हो जाती हैं क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए आके अटैच होती हैं। तो वो वाले हमारे पास कोफैक्टर्स जो शॉर्ट टाइम के लिए अटैच हो आके एंजाइम्स के साथ, उन्हें हम कोएंजाइम्स बोलती हैं,
समझ आ गई, उसे हम क्या बोलते हैं, कोएंजाइम्स। सेकंड कैटेगरी कौन सी है, इनऑर्गेनिक मेटालिक आइंस की। इनऑर्गेनिक मेटालिक आइंस कौन कौन से आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास कॉपर, जिंक, मतलब ये सारे जो मिनरल्स वगैरह या आइंस वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, जो मेटल्स होती हैं। तो अगर कोफैक्टर्स इनऑर्गेनिक होंगे, जैसे हमारे पास ये सारे मेटल्स आइन की फॉर्म में होंगे, तो इसको हम इनऑर्गेनिक मेटालिक आइंस या इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स बोलेंगे। ये वाले जो इनऑर्गेनिक मेटालिक आइंस हैं, ये एंजाइम्स के साथ परमानेंटली अटैच होती हैं, ठीक है, परमानेंटली एपोएंजाइम्स के साथ अटैच होती हैं और फिर एक दफ़ा अटैच होने के बाद उससे रिमूव नहीं होते, लॉन्ग टाइम के लिए लंबा परमानेंट उसके साथ अटैच होती हैं। इन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। लेकिन इन्हें प्रोस्थेटिक ग्रुप क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये परमानेंटली अटैच हो जाती हैं एपोएंजाइम्स के साथ, ठीक है। जबकि ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को ऑर्गेनिक इस वजह से बोलेंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अटैच होती हैं, लेकिन वो टेम्पररी अटैच होती हैं, शॉर्ट टाइम के लिए, फिर रिमूव हो जाते हैं, उन्हें हम कोएंजाइम्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास थी कोफैक्टर्स की मेजर कैटेगरीज। थोड़ा सा आपको यहाँ से बता दूँ कि कोफैक्टर्स हमारे पास क्या हैं, एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो कि किसके साथ अटैच होते हैं, एंजाइम्स के साथ। उसकी शेप को आल्टर का मतलब होते हैं चेंज कर लेते करती हैं और उसको फंक्शनल बना देती हैं, ठीक है। बिल्कुल हम कोफैक्टर्स का ये कह सकते हैं, ये स्विच की तरह काम करती हैं। स्विच का क्या काम होता है बच्चों, घरों में हम उसे ऑन करते हैं, बल्ब ऑन हो जाता है, जब हम उसे ऑफ़ करते हैं बल्ब ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो बल्ब को फंक्शनल बनाने के लिए स्विच की ज़रूरत होती है, इसी तरह एंजाइम्स को भी फंक्शनल बनाने के लिए कोफैक्टर्स की ज़रूरत है, ठीक है। जब ये उसके साथ अटैच होंगे, उसको ऑन कर देंगे, उसको एक्टिवेट कर देंगे, जब उसके साथ ये रिमूव हो जाएंगे, उसको ऑफ कर देंगे, उसको नॉन फंक्शनल कर देंगे, ठीक है। तो अब सिंपल हमारे पास, अगर हमारे पास कोफैक्टर्स नॉन प्रोटीनिक होगा, ठीक है, जैसे मेटालिक नॉन प्रोटीनिक इनऑर्गेनिक होगा, तो उसे हम लोग इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स बोलेंगे, इनऑर्गेनिक मेटालिक आइन बोलेंगे, जैसे जिंक, कॉपर या आयरन्स वगैरह। और क्योंकि ये परमानेंटली अटैच हो जाती हैं एंजाइम्स के साथ, इस वजह से इसे प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे। लेकिन कुछ फैक्टर हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीनिक हैं, ठीक है, और ये टेम्पररी अटैच होते हैं कोएंजाइम्स के साथ, इस वजह से इसे कोएंजाइम्स बोलेंगे, ठीक है। आगे बताया है कि लाइक एंजाइम्स दे आर नॉट परमानेंटली अल्टरिंग देयर रिएक्शंस, ठीक है। अब कोएंजाइम्स जो है हमारे पास किससे बनती हैं, विटामिन्स और मिनरल्स से। तो कोएंजाइम्स की डेफिनेशन हमारी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी कर लेती है, जिससे डिफरेंट डिजीज़ वगैरह काज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद अगर जाएं, यहाँ पे एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बतानी है, साइट ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है। एंजाइम के सेल के अंदर या सेल के बाहर फंक्शन परफॉर्म करने की बेस पे इसकी दो मेन टाइप्स हैं, ठीक है। एक एंडोजीनियस या इंट्रासेलुलर एंजाइम, दूसरा एक्सोजीनियस या एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम। वो वाले बच्चों एंजाइम्स जो सेल के अंदर ही रिलीज होती हैं और सेल के अंदर ही फंक्शन परफॉर्म करती हैं, इस टाइप के एंजाइम्स को हम एंडोजीनियस या इंट्रासेलुलर एंजाइम बोलेंगे। इंट्रा का मतलब है विद इन, और सेलुलर सेल जो सेल के अंदर काम करती हैं, ठीक है, उसे एंडोजीनियस या इंटरसेलुलर बोलेंगे। जैसे अमीबा पैरामीशियम में जब फूड वो बाहर से लेती हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर एंजाइम रिलीज़ करके उसकी फूड वगैरह की डाइजेशन करती हैं, तो इस टाइप के एंजाइम को एंडोजीनियस या इंटरसेलुलर एंजाइम्स बोलेंगे। जबकि एक्सोजीनियस या एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स कौन से हैं, जिन्हें सेल जो है अपनी बॉडी से बाहर ल्यूमन वगैरह में रिलीज़ कर देता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जैसे फूड आता है, तो वहाँ पे जो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स आती हैं सारे, या कोई भी ट्रिप्सिन, पेप्सिन वगैरह, तो ये सेल इन्हें रिलीज़ कर रहे हैं और रिलीज़ करके अपनी बॉडी से बाहर ये सेल भेज रहे हैं ताकि बाहर जाके ये अपना फंक्शन परफॉर्म करे। तो इस टाइप के एंजाइम्स को एक्सोजीनियस, एक्सो क्यों बोलते हैं, क्योंकि बाहर जाते हैं, जीनियस रिलीज़ करता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर क्योंकि ये आउटसाइड एक्स्ट्रा सेलुलर काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये एंजाइम्स की दो मेजर टाइप्स थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। नेक्स्ट आती है नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। नोमेनक्लेचर का मतलब ही क्या होता है, नेमिंग सिस्टम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम नोमेनक्लेचर एंजाइम में पढ़े हैं, तो किसके नेमिंग सिस्टम को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एंजाइम्स के। इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं। नोमेनक्लेचर के दो मेजर कैटेगरी हैं, एक है ओल्ड मेथड और सेकंड है रीसेंट मेथड।
ये पहले वाले जो 3 मैं अभी डिस्कस करूँगी ये ओल्ड मेथड की कैटेगरी में आता है, जबकि जो अगला 4th वन वाला मैं जो डिस्कस करूँगी ये हमारे पास रिसेंट या मॉडर्न मेथड में आ जाता है। ठीक है, पहले हम ओल्ड मेथड में देखते हैं। ओल्ड मेथड में सबसे पहला है सफिक्स ASE टू रूट वाई के पहले साइंटिस्ट ने क्या किया था ओल्ड मेथड में, एंजाइम्स का नाम उन्होंने किस बेस पे दिया था, जो रूट वर्ड है, जो मेन वर्ड था, ठीक है, जिस पे एंजाइम फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, उस रूट वर्ड के साथ ही आगे ASE को ऐड कर दिया था एस को और एंजाइम का नाम दे दिया था। जैसे माल्टोस हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब इस माल्टोस पे जो एंजाइम, ठीक है, अब इस माल्टोस पे जो एंजाइम काम करेगा, माल्टोस का MALT जो है ये रूट वर्ड है, मेन वर्ड है। ठीक है, तो वो वाला एंजाइम जो इस पे फंक्शन परफॉर्म करता है, माल्ट रूट वर्ड के साथ आगे ASE का इजाफा करते हैं और उसका नाम क्या दे देंगे, माल्टेस। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी। साइंटिस्ट इसी बेस पे ओल्ड मेथड पे नाम दे देते थे। वो क्या करते थे कि जो हमारे पास मेन, जैसे सक्रोज भी हमारे पास क्या है बच्चों, शुगर है। ठीक है, जो घरों में हम नॉर्मल चीनी वगैरह यूज़ करते हैं ये सक्रोज की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो अब सक्रोज पे जो एंजाइम अटैक करती हैं, साइंटिस्ट ने क्या किया, सक्रोज इसमें से SUCR जो है इसका मेन रूट वर्ड था, इसके साथ जब ASE ऐड किया तो हमारे पास क्या बन गया, सक्रेस, और सक्रेस हमारे पास क्या था, एंजाइम। ठीक है, SUCR मेन रूट वर्ड था, इसके साथ ASE का इजाफा किया तो सक्रेस आ गया। ठीक है, ये हमारे पास था ओल्ड मेथड की फर्स्ट आप कह सकते हो मेथडोलॉजी। सेकंड की तरफ जाती हैं। सेकंड बच्चों क्या था कि जहाँ से, जिस सोर्स से हमारे पास एंजाइम्स को लिया जाता है, जैसे पपाया हमारे पास एक मेन सोर्स था और पपाया पे जितने एंजाइम अटैक कर रहे थे, पपाया पे फंक्शन करने वाले एंजाइम को नाम क्या दे दिया, पापेन। पपाया से वर्ड निकल गया पापेन। ठीक है, नेक्स्ट आती हैं थर्ड 2 वर्ड्स कैटेगरी। 2 वर्ड्स यूज़ कर रहे थे। एक वर्ड्स वो वाला था जिस पे एंजाइम काम कर रहा था। दूसरा वर्ड कौन सा था, जो रिएक्शन परफॉर्म हो रहा था। जैसे यहाँ पे सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्शन कौन सा परफॉर्म हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूविंग कर रहा था एंजाइम्स। वो वाले एंजाइम जो पायरुवेट में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे थे, उसे नाम दे दिया था पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। डी का मतलब है रिमूवल, कार्बोक्सिलेज वर्ड यूज़ करता है कार्बोक्सिल ग्रुप या कार्बन डाइऑक्साइड को। तो सिंपल पायरुवेट पे ये वाला फंक्शन हो रहा था, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे थे, तो उस एंजाइम को नाम दे दिया पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। ये सारे थे ओल्ड मेथड, लेकिन मोस्ट रिसेंट और मॉडर्न मेथड को IUB इंटरनेशनल यूनियन है बायोकेमिस्ट्री की। ये एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो नाम देती है डिफरेंट एंजाइम्स को। इससे मोस्ट रिसेंट मेथड में एंजाइम्स को 6 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, सेकंड है ट्रांसफेरेजेस, थर्ड है हाइड्रोलेजेस, फिर लाइजेस, आइसोमेरेजेस एंड लाइगेजेस। और इन 6 कैटेगरी के नाम भी उनके मेजर फंक्शन की बेस पे दिए गए हैं। कैसे, 1 बाय 1 हम देखेंगे बच्चों। सबसे पहले ऑक्सीडो रिडक्टेजेस है। नेम इंडिकेट कर रहा है वो वाले एंजाइम्स जो किस में हेल्प आउट कर रही हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में जितने भी एंजाइम फंक्शन परफॉर्म करती हैं उनको ऑक्सीडो रिडक्टेजेस कैटेगरी में रखा गया। ये मेजर कैटेगरी में, इनमें ग्रुप ऑफ एंजाइम्स आती हैं। ठीक है, जैसे इसमें सब क्लासेस फर्दर आ जाती हैं। ऑक्सीडेजेस वो वाले एंजाइम जो ऑक्सीजन की एडिशन करते हैं, और आपको पता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ पे लाजमी साथ में रिडक्शन का प्रोसेस होता है। क्योंकि रिडक्शन में क्या होता है कि देखें ऑक्सीडेशन में क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ठीक है, और हाइड्रोजन को ये क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। जबकि रिडक्शन इसका ऑपोजिट प्रोसेस है। ये क्या करेगा,
ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, यहाँ से रिमूव होकर इसकी तरफ आ जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड को ये ऐड करेगा, यानी ये इस तरफ आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हमेशा एक दूसरे के साथ परफॉर्म होती हैं, और वो वाले एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस में हेल्प आउट करती हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? ऑक्सीडोरिडक्टेसेस में। जैसे ऑक्सीडेसेस ऑक्सीजन की जो एडिशन कर रही हैं, ऑक्सीजनेसिस जो ऑक्सीजन की कर रही हैं, पर ऑक्साइडेसिस जो पर ऑक्साइड्स वगैरह की कर रही हैं, ठीक है।